आपके नज़रों में आप किस तरह के हाइब्रिड फंड्स को आपने अभी वॉच किया है और आपको लग रहा है कि ये अच्छे हैं अभी के बाजार में जहां निवेश किया जा सकता है? करंट बेस्ट फंड्स अकॉर्डिंग टू यू। देखिए प्रियंका, मैं तीन कैटेगरी में इन्वेस्टर्स को ये स्कीम्स को कैटेगराइज करूंगा क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हाइब्रिड फंड्स मोटा मोटी 2 साल से 8 साल के बीच के जो इन्वेस्टर्स की टाइम होराइजन होती है उनके लिए फिट होता है। ओके। लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। मान लीजिए अगर किसी इंसान को एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास एक मुश्त राशि तैयार है और वो कहते हैं कि मुझे मार्केट में आके एक साथ लगाना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वैल्यूएशन, कोई बोलता है मार्केट बहुत वैल्यूएशन बहुत हाई है, कोई बोलता है अभी भी अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे नहीं समझ में आता, मुझे एक एक मार्केट वैल्यूएशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, जो बैलेंस एडवांटेज फंड जो कैटेगरी पर जो पॉपुलरली बैलेंस एडवांटेज फंड जाना जाता है। जो एसआईपी कर रहे हैं टाइम पीरियड 3 इयर्स से 5 इयर्स के बीच में, जो 3 से 5 साल का जो टाइम होराइजन है उसमें हम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड देंगे। और जो 2 से 3 साल का टाइम होराइजन है उसमें हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड देंगे या इक्विटी सेविंग्स फंड देंगे। अब तीनों कैटेगरीज में एक एक स्कीम बता दूं ताकि एक आपको अंदाजा आ जाए कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड में आपके पास आईसीआईसीआई प्रूव बैलेंस एडवांटेज फंड एक सबसे पुराना इस कैटेगरी का फंड है। और ये ओरिजिनली एक बैलेंस एडवांटेज फंड का जो कैटेगरी मानते हैं वो उस हिसाब से चलता है। फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है इनका। जो मॉडल है, जो प्राइस टू बुक मॉडल है जिसके मल्टीपल पे वो इक्विटी डेट का एलोकेशन डिसाइड करते हैं, बहुत अच्छा फंड है जिसमें कोई भी कंसिडर कर सकता है इन्वेस्टमेंट करना। अग्रेसिव हाइब्रिड में हम एपीएसएल इक्विटी हाइब्रिड फंड ऐड करेंगे, जिसका मिनिमम, जैसे मैंने कहा, मिनिमम 65% एलोकेशन होगा इक्विटी में, बाकी आपका डेट और कमोडिटीज में होगा। और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका टाइम होराइजन 3 से 5 साल का हो कम से कम। अगर कोई निवेशक ऐसा है जिनका टाइम होराइजन 2 से 3 साल का है, तो एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड कर सकते हैं, जिसमें जैसे मैंने कहा कि 25% तक मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन होगा, बाकी डेट और इक्विटी में, डेट और कमोडिटीज में होगा। तो इसी का जो इम्पैक्ट है आप रिटर्न्स में भी देख सकते हैं, जो आप अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि इनका इम्पैक्ट के वजह से जितना इक्विटी डेट एक्सपोजर है तो रिस्क जितना कम है, तो रिटर्न्स थोड़ा लोअर एंड पे, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के रिटर्न्स कम है, अग्रेसिव के ज्यादा है और बैलेंस एडवांटेज फंड के बीच में है। ऑल राइट, चलिए तो एक और काम की बात जो अभी हर्ष ने बताई वो ये कि जो लोग लमसम निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी हाइब्रिड की जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड कैटेगरी की स्कीम्स हैं वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और हमारे पास ये सवाल कई बार आता है कि लमसम निवेश करना है तो कहाँ करें, उनके लिए डैफ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रियांक दिवानी का सवाल, मैं 20,000 रुपये की सिप कर रहा हूँ, मेरा नज़रिया 10 साल का है और ये कहाँ सिप करें ये देखते हैं। 5,000 रुपये का निवेश इनका है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में, एनजे के फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 का निवेश है, डीएसपी के स्मॉल कैप फंड में 2,500 का निवेश है, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में भी 2,500 का निवेश है। इसके अलावा 1,00,000 रुपये इन्होंने एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड और एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश किया हुआ है लमसम। क्या सही लग रहा है आपको? इन्होंने मोस्ट टॉक्ड अबाउट एनएफओस को पिक किया है, एसबीआई के ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड और एचडीएफसी के मैन्युफैक्चरिंग फंड ने, और ये मोस्ट टॉक्ड अबाउट ऑन द स्ट्रीट हैं। लेकिन हम देख रहे हैं सिप का पोर्टफोलियो और एक लमसम का इन्होंने पोर्टफोलियो बताया। योर व्यूज ऑन दिस? देखिए प्रियंका, अगर मैं फर्स्ट लुक देखता हूँ ना इस पोर्टफोलियो पे, तो ये एक सोल्ड प्रोडक्ट है इन द सेंस कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनका पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड्स हैं। इनके पास न्यूअर जो स्कीम्स है, एनजे फ्लेक्सी कैप इज रिलेटिवली न्यू इनटू द मार्केट इन कंपैरिजन टू पुराने फ्लेक्सी कैप्स जो आपके पास ऑलरेडी हैं। तो ये एक है ना थीमेटिक ओरिएंटेड पोर्टफोलियो हो गया। नो डाउट कि मैन्युफैक्चरिंग अच्छा लगता है यहाँ से, बट क्या एक इन्वेस्टर के रूप में आप एक मैन्युफैक्चरिंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप कोई ऑटोमोटिव सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आपको अपने आप से पूछना है। ये नहीं कि आप मान लीजिए फ्लेक्सी कैप फंड होता है आपके पास या कोई और दूसरी ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड स्कीम्स है आपके पास, ऐसा नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो ऑटोमोटिव जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्या आपको ऐसे कोई थीमेटिक और सेक्टर फंड स्पेसिफिकली अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, यह सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा। जहां तक सवाल देख के मुझे इन्वेस्टर प्रोफाइल समझ में आ रहा है, वो सिंपल सा लग रहा है कि ये एसेंशियली किसी से एडवाइस लेके इन्वेस्ट कर रही हैं जो एनएफओस को प्रमोट करते हैं, या कोई थीमेटिक फंड्स। क्योंकि आप देखें सारे ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फॉर कोटक इमर्जिंग एंड एसबीआई स्मॉल कैप,
बाकी जो है वो रिलेटिवली न्यूअर स्कीम्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। सो मेरा सुझाव प्रियांक के लिए यही रहेगा कि वो फिलहाल एक बार रीलुक करें कि किस कैटेगरी की कितनी कौन सी स्कीम में इन्हें अपनी प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट करना है। ये क्लियरली एक ऐसा प्रोडक्ट दिया गया है, ऐसा पोर्टफोलियो है जो किसी ने एनएफओस वगैरह प्रमोट करने के रूप में इनके पोर्टफोलियो में दिया है। स्कीम्स बुरी नहीं है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर इतना क्वालिफाइड है या इतनी जानकारी मार्केट के रखते हैं कि वो थीमेटिक और सेक्टर फंड्स में खुद से चूज करती। मुझे नहीं लगता कि ये इन्वेस्टर की प्रोफाइल वैसी है, तो थोड़ा वो न्यूट्रल बेसिस पे, ना कि कोई एडवाइजर, कोई एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को सुनते हुए अपना एनएफओस में इतना निवेश करें। मुझे नहीं लगता कि वैसी एज ऑफ नाउ शी इज माइग्रेटेड और शी इज अपग्रेडेड हरसेल्फ टू दैट काइंड ऑफ अ कहीं लेवल। ऐसा तो तो मुझे नहीं लगता कि है आप थोड़ा इन्हें बहुत ओवर एडवाइस लेकर के निवेश कर रही हैं, तो थोड़ा सा हर्ष को लग रहा है कि आपको एक बार रीलुक करना चाहिए अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कि आपके स्कीम चुने गए हैं। अगर आपको किसी ने सजेस्ट किया तो प्लीज़ उनसे पूछे कि क्यों सजेस्ट किया है आपको, बिकॉज इट्स लुकिंग टू हैवी जितने न्यू स्कीम्स हैं उस पर।